मेरा जो फर्स्ट ड्रॉप था उसमें ऑफ कोर्स मेरे पापा ने मुझे ले जाके आकाश ज्वाइन करवा दिया था कि अब तो तुम्हें नीट करना ही करना है। तो दैट वाज आकाश उस टाइम मेरा ज्वाइन हो गया। तो फिर वही मेरे को इतनी सारी मॉड्यूल्स मिल गई थी पढ़ने के लिए, जो देख के बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब तो होता था। बट फिर वही मेरा मतलब जो फर्स्ट ड्रॉप था वो मॉड्यूल्स की वजह से ही थोड़ा वेस्ट सा हो गया। राइट, बिकॉज़ उसमें बाहर से था आपके पास सिलेबस, तो आपने बाहर से ज़्यादा पढ़ा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं रह पाया। एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं थी मैं फर्स्ट ड्रॉप में, तो दैट वाज माय मेजर ड्रॉबैक फॉर माय फर्स्ट ड्रॉप ईयर। फर्स्ट ड्रॉप दिया, तैयारी आपकी अच्छी सी हो गई थी, मॉक टेस्ट वगैरह आप देते थे? नहीं, दिस वाज आल्सो माय ड्रॉबैक कि मैंने फर्स्ट ईयर में इतने टेस्ट नहीं दिए। या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा 10 to 15 टेस्ट मैंने दिए एंड वो मेरे लिए सेल्फ सफिशिएंट लग रहे थे मुझे, बट वो होता नहीं है। सेकेंड ईयर में मेरे को इतना तो पता चल गया था कि आकाश से पढ़ना बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ों को लेके जाना सही नहीं है नीट के हिसाब से। तो कोई कोचिंग नहीं, कोई लोकल ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं ज्वाइन किया? नहीं, 11th-12th में टोटली सेल्फ स्टडी की थी मैंने। ओके, और बोर्ड्स में क्या स्कोर था आपका? 95.4%। फर्स्टली मेरा ड्रीम था वही साइंटिस्ट बनने का। अच्छा। देन मैंने सोचा 11th-12th में 10th तक आई वाज लाइक कि पायलट बनना है। अच्छा। बट फिर ड्यू टू मतलब पायलट का थोड़ा एक्सपेंस रीजन ज़्यादा होता है, एक्सपेंसेस वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो फैमिली ने बोला कि ये तो नहीं सही रहेगा। देन आई वाज स्टक बिटवीन जेईई एंड नीट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहाँ पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आज हमारे साथ है तहसीन, जो भी करंटली एक MBBS स्टूडेंट है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में। तहसीन ने अपने 2 ड्रॉप्स के बाद 3rd अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया था और इनका स्कोर था 644। सो हेलो तहसीन, वेलकम टू द शो। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे नीट करना है और जेईई या किसी और साइड पे नहीं जाना है? सर एक्चुअली देखा जाए तो मतलब बचपन से तो काफ़ी सारे एम्बिशंस थे। फर्स्टली मेरा ड्रीम था वही साइंटिस्ट बनने का। अच्छा। देन मैंने सोचा 11th-12th में 10th तक आई वाज लाइक कि पायलट बनना है। अच्छा। बट फिर ड्यू टू मतलब पायलट का थोड़ा एक्सपेंस रीजन ज़्यादा होता है, एक्सपेंसेस वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो फैमिली ने बोला कि ये तो नहीं सही रहेगा। देन आई वाज स्टक बिटवीन जेईई एंड नीट। ठीक है। तो फिर मतलब ऐसा था कि एक बार करना है, कुछ तो ऐसा करना है कि बड़ा करना है। तो फिर आई फेल्ट, अंदर से एक फीलिंग आई कि यार डॉक्टर्स का जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो एक इंजीनियर को या फिर और भी किसी फील्ड में किसी पर्सन को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता जो एक डॉक्टर को मिलता है। और आज के टाइम में मतलब मेडिकल कॉलेज में आके हम वो चीज़ खुद फील भी करते हैं। मतलब अभी हमें तो उतनी नहीं मिल रही है ऑफ कोर्स, बट जो डॉक्टर्स हैं जैसे उनके सामने जो पेशेंट्स होते हैं, जब वो आके ऐसे हेल्पलेस फील करते हैं उनके सामने एंड जो रिस्पेक्ट उनको मिलती है, दैट्स रियली अमेजिंग। वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो हर चीज़ में मतलब पैसा ही हर चीज़ नहीं होता, रिस्पेक्ट इज मच मोर देन दैट। तो ये काफ़ी एक बड़ा रीज़न हो जाता है। तो और ऐसी बात नहीं है, पैसा भी खूब अच्छे से मिलता है एक टाइम के बाद, डॉक्टर बनने के बाद आफ्टर 40s तो अच्छे से कमा लेते हैं इंसान। तो यही था कि आपको प्रॉम्प्ट किया कि हाँ चलो नीट करते हैं, मतलब ऐसा था कुछ बड़ा करना है। राइट, तो नीट आपने चुना। और बायो में इंटरेस्ट था आपको? बायो में मेरा यही चीज़ है कि बायो में मेरा इंटरेस्ट नहीं था इतना, टू बी वेरी श्योर। हमेशा से मतलब थोड़ा मैथ्स फिजिक्स साइड मेरा ज़्यादा रहा है। राइट। बट स्टिल वो चीज़ देख के फिर भी मैं इधर आई नीट के साइड। या तभी मेरा बायो में इंटरेस्ट नहीं था, मैथ्स फिजिक्स में ज़्यादा था, इसीलिए आई वॉज मोर इनटू दैट पायलट एंड जेईई वाला थोड़ा थॉट आ रहा था मेरे माइंड में। बट फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, नीट ही करना है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग इनफ। हाँ, तो आई थिंक जब हम 10th से जंप करते हैं, 10th में होते भी हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना कि कौन सा स्ट्रीम चूज करें ना, बड़ा मुश्किल होता है। राइट। तो फिर 11th-12th का जर्नी आपका कैसा था कि आपने अभी डिसाइड कर लिया कि बायो ले लेना है? आपका अटेंडिंग स्कूल था, नॉन अटेंडिंग? अटेंडिंग स्कूल था। तो आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड करते थे उसमें? 11th-12th में स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। एक्चुअली मैंने 11th-12th में कोचिंग की नहीं, इट वाज टोटली माय सेल्फ स्टडी। अच्छा। तो 11th-12th में बेसिकली मेरा ये था कि जितना स्कूल लाइफ को मतलब मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था उस टाइम पे, एंड 12th में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, एंड उस टाइम पे मेरा फुल फोकस था थोड़ा बोर्ड्स में अच्छा करना। पता नहीं क्यों, बट मेरे माइंड में एक सेट था कि अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आई विल टेक 1 year ड्रॉप, क्योंकि वैसे भी नीट का मेरा बहुत ज़्यादा श्योर था नहीं कि आई विल बी गिविंग नीट।
12th के बाद मैंने सोचा मे बी वो जो मेरा पायलट वाला चीज़ है वो फिर भी मे बी मेरे को चांस मिल जाए वो करने के लिए, तो इसलिए मैंने उतना उस टाइम तक 12th में ध्यान नहीं दिया था नीट के लिए। बट आफ्टर 12th आई वॉज मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड फिर हो गई थी नीट के लिए, जब मेरे को ये कंफर्म हो गया कि अब पायलट वाला नहीं है मेरे पास ऑप्शन। तो कोई कोचिंग नहीं, कोई लोकल ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं ज्वाइन किया? नहीं, 11th-12th में टोटली सेल्फ स्टडी की थी मैंने। ओके, और बोर्ड्स में क्या स्कोर था आपका? 95.4%। एक्सीलेंट यार, तो आप शुरू से मतलब ब्राइट स्टूडेंट थे? मतलब आप डिफाइन कर मतलब आपके टीचर्स बोलते थे, पेरेंट्स मीटिंग में तारीफ होती थी, राइट? ठीक है। तो उस टाइम पे कौन सी बुक्स को आप फॉलो करते थे? क्योंकि सेल्फ स्टडी का ना आज के टाइम में आई थिंक ये कोचिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, हर कोई करता है, राइट? ऐसा कॉमन हो गया, स्कूल जाना है, कोचिंग करना है। तो उस टाइम पे आप कौन सी बुक्स को फॉलो करते थे एंड कैसे इंश्योर करते थे कि जो आपके डाउट्स भी आ रहे हैं वो आप अच्छे से क्लियर करें? इन 11th एंड 12th मैंने सिर्फ NCERT ही पढ़ी है, NCERT के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा। ओनली NCERT पे फोकस किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो बोर्ड हो चाहे नीट हो, आजकल टोटली सब कुछ NCERT बेस्ड ही आ रहा है। उसके अलावा आप बाहर का जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो टोटली NCERT बेस्ड ही है, वेदर इट बी योर बोर्ड एग्जाम्स और योर नीट। तो जितनी ज़्यादा NCERT इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेरे हिसाब से वही इम्पॉर्टेंट है, मैंने खुद भी वही किया था। उसके बाद मतलब मेरा जो फर्स्ट ड्रॉप था उसमें ऑफ कोर्स मेरे पापा ने मुझे ले जाके आकाश ज्वाइन करवा दिया था कि अब तो तुम्हें नीट करना ही करना है। तो दैट वाज आकाश उस टाइम मेरा ज्वाइन हो गया। तो फिर वही मेरे को इतनी सारी मॉड्यूल्स मिल गई थी पढ़ने के लिए, जो देख के बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब तो होता था। बट फिर वही मेरा मतलब जो फर्स्ट ड्रॉप था वो मॉड्यूल्स की वजह से ही थोड़ा वेस्ट सा हो गया। राइट, बिकॉज़ उसमें बाहर से था आपके पास सिलेबस, तो आपने बाहर से ज़्यादा पढ़ा, NCERT ओरिएंटेड नहीं रह पाया। NCERT ओरिएंटेड नहीं थी मैं फर्स्ट ड्रॉप में, तो दैट वाज माय मेजर ड्रॉबैक फॉर माय फर्स्ट ड्रॉप ईयर। राइट। और जब आप स्कूल से स्टेप आउट किए तो स्केड्यूल कैसे आपने डिवाइड किया था कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा था? मतलब माय वीक सब्जेक्ट वाज बायो ओनली। अच्छा, बायो। क्योंकि मेरा बायो में इंटरेस्ट नहीं था उतना। राइट। तो उसको कैसे आप सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेट करते थे? क्योंकि अब स्कूल नहीं जाना है, मेरे पास सिर्फ कोचिंग है, तो कोचिंग भी करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो उस टाइम पे आप कैसे टाइम एलोकेट करते थे फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे? फर्स्ट ड्रॉप मेरा टोटली ऑनलाइन हुआ था। इट वाज द कोविड फेज। अच्छा। तो उसमें 8 से 8 to 4 मेरी क्लासेस होती थी आकाश की। तो 8 to 4 तो क्लासेस होती थी, उसके बाद 4 to 6 ऑलमोस्ट मेरा ब्रेक टाइम रहता था। एंड देन 6 के बाद आई यूज टू रिवाइज जो भी मेरा पूरे दिन के लेक्चर्स हुए हैं। एटलीस्ट मेरा ये तो फोकस रहता था कि और कुछ नहीं तो मतलब पूरे दिन के लेक्चर्स में कर लूँ और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लूँ। अच्छा। तो ये मतलब मेरा जो इवनिंग का टाइम था सेल्फ स्टडी का, इट वाज टोटली ऑन रिवाइजिंग माय होल डे लेक्चर्स के नोट्स एंड माय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट। और बीच में डिमोटिवेट नहीं होते थे कि यार ड्रॉप ईयर है, पता नहीं मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, कैसे करूंगी? उस साल इतना कुछ डिमोटिवेशन लगा नहीं क्योंकि वो फर्स्ट ड्रॉप था। एक्चुअल डिमोटिवेशन सेकंड ईयर में आया। ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉप दिया, तैयारी आपकी अच्छी सी हो गई थी, मॉक टेस्ट वगैरह आप देते थे? नहीं, दिस वाज आल्सो माय ड्रॉबैक कि मैंने फर्स्ट ईयर में इतने टेस्ट नहीं दिए। अच्छा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा 10 to 15 टेस्ट मैंने दिए एंड वो मेरे लिए सेल्फ सफिशिएंट लग रहे थे मुझे, बट वो होता नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो क्या स्कोर बना था आपका? 579 था पहली बार। तो डिमोटिवेट हुए उस टाइम पे स्कोर देख के? उस टाइम पे स्कोर देख के काफ़ी लगा कि यार मतलब डिमोटिवेटेड नहीं थी मैं फर्स्ट ईयर में, बट स्टिल हार्ड वर्क तो बहुत किया था, इतने मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करने, आउट ऑफ NCERT इतनी चीज़ें पढ़ी, तो होप तो काफ़ी था कि इस साल हो जाएगा। बट वही चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि एक साल वेस्ट करना तो बेकार है, क्या ही वेस्ट करूँ, आई शुड ज्वाइन सम डेंटल कॉलेज और समथिंग लाइक दैट। सोचा हमने पापा भी कह रहे थे कि मतलब जैसे पढ़ते हुए देखते हैं पेरेंट्स भी अपने बच्चों को, तो उन्हें भी बुरा लगता है कि इतना ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई। बट फिर लास्ट में मतलब वो हिम्मत नहीं हो पाई डेंटल लेने की। अच्छा। वो था कि नहीं यार अब इतनी मेहनत कर ली एक साल, तो एक साल और देने में क्या ही खराबी है। पेरेंट्स का सपोर्ट भी था? पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था। पेरेंट्स का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। मतलब वो चीज़ नहीं होती तो शायद मैं वो दोबारा ड्रॉप भी नहीं लेती, मैंने डेंटल भी ले लिया होता और आज मुझे सीट नहीं मिली होती। तो फर्स्ट ड्रॉप के बाद जब मार्क्स नहीं आए तो लगा कि पायलट की तैयारी कर लूँ फिर से? पायलट की तैयारी तो मेरा 12th के बाद ही वो सीन खत्म। मतलब मुझे ये खुद में रियलाइज हो चुका था कि नहीं है वैसी कंडीशंस कि मैं पायलट के लिए
प्रिपेयर कर पाऊंगी और पायलट तक मैं अपना टारगेट वो अचीव कर पाऊंगी। अच्छा, नहीं हो पाएगा वो। तो डेंटल का चल रहा था माइंड में कि डेंटल ले लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं, अब 1 साल वेस्ट कर दिया है मैंने। मतलब 1 साल मैंने अपना इतना यूटिलाइज किया है, अब मैं सेकेंड ईयर दोबारा 1 साल अगर ले भी लूँ तो क्या ही जा रहा है। ठीक है, तो आपने फिर फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं सेकेंड ड्रॉप के लिए जाऊंगी। तो उस साल कैसी जर्नी रही आपकी? उस साल कोई कोचिंग ज्वाइन किया आपने? सेकेंड ईयर में मेरे को इतना तो पता चल गया था कि आकाश से पढ़ना बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ों को लेके जाना सही नहीं है नीट के हिसाब से, क्योंकि सारी चीज़ें एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही है। तो उस टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद फिजिक्स वाला एंड आई ज्वाइन फिजिक्स वाला की ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। फर्दर आई ऑल्सो ज्वाइन नीट प्रेप के भी मैंने टारगेट बैच ज्वाइन किया था फॉर द टेस्ट सीरीज एंड द मेजर वो फ्लैश बैक्स वाली जो उसकी फ्लैश कार्ड्स वाली जो चीज़ थी, क्योंकि उसका मैं कोई फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। वो खाते खाते भी पूरी एक चैप्टर एनसीईआरटी का रिवाइज हो रहा है। तो दैट वाज ग्रेट। और बाकी फिजिक्स वाला से आई एम मतलब फुल्ली मतलब काफ़ी अच्छा लगा फिजिक्स वाला के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था। जो उन्होंने मेरी बायो में भी इम्प्रूवमेंट आई, फिजिक्स में फर्दर इम्प्रूवमेंट आई, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिजिक्स वाले के साथ। तो सेकंड ईयर में आपने क्या क्या सेकंड ड्रॉप में क्या क्या चेंजेस किए जो आपको लगता था कि मैंने फर्स्ट ड्रॉप में नहीं किए थे? सेकेंड ईयर में मेरे को एक चीज़ पता चली, जैसे मम्मा थी तो वो मेरे को बोलती रहती थी, जैसे कोई रिलेटिव्स भी आते हैं तो शी यूज्ड टू से कि ये तो दिन में 12-12 घंटे पढ़ती है, 14-14 घंटे पढ़ती है। एंड एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि मैं सच में दिन में 14 घंटे पढ़ती हूँ या मम्मी ऐसे ही सबको बोलती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को है ना अपना एक टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि क्या सच में मेरी उतनी स्टडिंग आवर्स होते हैं या नहीं। तो आई स्टार्टेड अपना एक टाइम शेड्यूल बनाती थी। मतलब जैसे जब मैं बैठी तो फिर आई यूज टू नोट दैट टाइम, और जब भी मैं वहाँ से उठी हूँ पढ़ के तो मैं वो टाइम नोट कर लेती थी। तो ये सारे टाइमिंग्स में नोट कर लेती थी अपनी सिटिंग के एंड स्टैंडिंग के, जब भी मैं वहाँ से जा रही हूँ। और रात में 5 मिनट दे के मैं वो सारा टाइम नोट कर लेती थी। एंड आई यूज टू फाइंड कि मतलब वैसे ही मैंने पढ़ा जैसे मैंने फर्स्ट ड्रॉप में पढ़ा, एंड इट जस्ट केम आउट टू बी 5 आवर्स। और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग निकला। तो अभी आपने बताया कि सेकंड ड्रॉप में जो आपने मॉक टेस्ट देने शुरू किए तो आपने रियलाइज किया कि यार मेरा स्कोर 400 अराउंड समथिंग आ रहा है। लेटर ऑन आपने 600-650 तक अचीव किया। तो वो 400 से 600-650 तक की जर्नी के लिए क्या क्या चेंजेस किए अपने अपने, कैसे एनालाइज किया टेस्ट को कि वो मार्क्स में बढ़ा सकूं? ओके, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था तो मेरा सिलेबस जस्ट एक बार कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद मैंने ये चीज़ मतलब रियलाइज़ की है कि नीट में आप अपना सिलेबस कितने अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसी सिलेबस की रिविजन कितने टाइम्स कर रहे हो। अच्छा, एक होता है कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को 3 घंटे में पढ़ रहे हो और कोई दूसरा बच्चा उसी पर्टिकुलर चैप्टर को 3 घंटे में 3 बार पढ़ रहा है। अच्छा, तो खास के ये चीज़ बायो के लिए है। तो वो जो माइंड में चीज़ें रिटेन रहेंगी ना, वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की ज़्यादा रहेंगी जो जिसने 3 घंटे में उसको 3 बार रिवाइज किया है। तो मैंने अपना रिविजन, नंबर ऑफ रिविजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। भले ही मैं जल्दी जल्दी करूँ, चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ूँ, बट मैंने उसका रिविजन स्टार्ट किया। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। इनऑर्गेनिक के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रूफ हुए मेरे शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे, क्योंकि लास्ट टाइम पे इनऑर्गेनिक अगर तुम 1 घंटे में भी इनऑर्गेनिक के 2 पेजेस भी लेके बैठ गए और हर रोज़ उसको रिवाइज कर रहे हो, एनसीईआरटी से तो ऑफकोर्स इतना पॉसिबल ही नहीं है हर रोज़ रिवाइज करना। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी मेरे को लगा अपना इनऑर्गेनिक के लिए, शॉर्ट नोट्स बना के उनको रिवाइज करना। उसके अलावा टेस्ट एनालिसिस करना मैंने स्टार्ट किया। टेस्ट एनालिसिस में मैंने देखा है कि कई बच्चे टेस्ट दे के उसको छोड़ देते हैं। उसको देखते ही नहीं है कि कहाँ पे वो गलत थे, कौन से इनकरेक्ट क्वेश्चंस है, कहाँ पर वो मतलब कोइंसिडेंटली उन्होंने आंसर राइट टिक कर दिया। तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट नोटबुक तो नहीं बनाई वो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, क्योंकि वो फिर कभी नहीं खुलती। वो मैंने फर्स्ट ईयर में किया था, वो नोटबुक मेरी कभी नहीं खुली थी। तो इसके लिए मैंने पहले से ही वो किया था कि जब भी मेरा कोई नोट्स का चैप्टर एंड हुआ तो उसके बाद ही मैंने 2 पेजेस छोड़ दिए थे फॉर कि जो भी टेस्ट में इनकरेक्ट आंसर्स वगैरह हो रहे हैं उनको वहाँ पे नोट डाउन करने के लिए। तो 3 घंटा अगर मैंने टेस्ट में दिया है तो ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स मेरे को टेस्ट के एनालिसिस में भी लगते थे, और वो मेरे को काफ़ी यूजफुल लगता था। क्योंकि जैसे कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है
तो उस क्वेश्चन को, सपोज बायो का कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं जाके वो पूरा टॉपिक उसी टाइम वहीं पे पढ़ती थी। फोन मेरा खुला हुआ है, जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है मेरा वो साइड बाय साइड में उस टॉपिक को पूरा पढ़ रही हूँ अच्छे से। तो और फिर उसके बाद फर्दर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन विद इट सॉल्यूशन मैं अपने नोट्स में नोट कर रही हूँ। तो वो मेरे को काफ़ी यूजफुल प्रूव हुआ, क्योंकि फिर तुम बार बार वही चीज़ें रिवाइज करोगे, नोट्स रिवाइज करोगे, उसके साथ तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी रिवाइज होंगे। तो वो फिर तुम्हारा वो कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता गया, या वो चीजें बार बार रिवाइज होती गई, तो ऐसे मार्क्स इंक्रीज हो गए। राइट। तो आई थिंक यहाँ पे अपने जितना टाइम आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में लगा रहे हो उतना ही टाइम आई थिंक उसको एनालाइज करने में भी देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपको गलतियां पता लगे और आप वो मिस्टेक दोबारा से ना करो। राइट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर आ रहा था, पेरेंट्स का भी आपको सपोर्ट था। तो जब सेकंड ड्रॉप का एग्जाम देने गई आप, उस दिन को डिस्क्राइब कीजिए कि अब आप एग्जाम में हैं और कैसा रहा था आपका वो दिन। 7 बजे मैं उठ गई थी। 7 बजे के बाद मैंने थोड़े वही फिजिक्स के फॉर्मूलाज पढ़े, जल्दी फॉर्मूलाज पढ़े। देन मेरा 2 घंटे में फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए। उसके बाद भी बाहर निकले हम। तो जब मैंने देखा इतनी सारी भीड़ है, तो मतलब वो भीड़ देख के भी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो जाता है। राइट। तो आई रिमेम्बर दैट डे व्हेन ऐसे भीड़ लगी हुई है, वो स्टूडेंट्स एक्चुअली, वो भीड़ एक्चुअली स्टूडेंट्स की थी। एंड मैं अपने पापा से उल्टी सीधी चीज़ें बोल रही हूँ, तो पापा को लगा कि इसका दिमाग तो घूम गया है। मैं कह रही थी कि पेरेंट्स क्यों खड़े हैं इतनी लंबी लाइन में, तो पापा को लगा इसका दिमाग घूम गया है, ये इससे अब नहीं हो पाएगा। एंड कोइंसिडेंटली हुआ क्या कि बाहर भी पापा को भी एक पेरेंट मिल गए, जिन्होंने पापा को कुछ ऐसा बोल दिया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनका मतलब 12th के साथ में ही नीट क्लियर होता है। जितने ज़्यादा तुम्हारे ड्रॉप के ईयर्स बढ़ रहे हैं उतने तुम्हारे चांसेस कम होते जाते हैं। एंड बाहर पापा वॉज सो एंशियस। एंड लेकिन फिर जब मैं आई तो पापा ने पूछा हाँ कैसा हुआ, मैंने कहा हाँ ठीक हुआ। एंड दैट डे उसी सेम लड़की का कॉल आया कोटा वाली का कि हाँ कैसा हुआ तेरा। एंड आई सेड हाँ ठीक हुआ। एंड शी सेड ओह मेरा तो बहुत अच्छा हुआ यार, पेपर तो बहुत अच्छा था। देन फिर से मेरा वही शुरू हो गया, मेरा मेरे से अच्छा नहीं हुआ। तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसी नर्वसनेस थी? पेपर मिला आपको, पेपर देख के मतलब मैंने जितने स्टूडेंट्स पेपर देख के मेरा यही हुआ उस टाइम पे कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि बायो बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि बायो जैसे पेपर्स वगैरह देते देते रिवीजन होते होते काफी अच्छे से हो गया था, काफी कम टाइम में सॉल्व हो जाता था। बट उस टाइम में मेरे ही वाले ईयर में सारा पैटर्न चेंज हो चुका था, असर्शन रीजन भर के आने लगा था। 2020 ठीक है, नहीं सॉरी 2020 वाज माय फर्स्ट, 2022 वाज माय 2022 दिया ना मैंने। अच्छा। या तो उसमें असर्शन रीजन आ गया, सबसे ज्यादा आए थे शायद। हाँ, असर्शन रीजन उसमें भर के आ गए। एंड बायो का बहुत ज्यादा देख के डिफिकल्ट सा लग रहा था। तो आई थॉट ये क्या हो रहा है बायो में, बायो ही ऐसी है, फिजिक्स में क्या हाल होगा। तो मैंने जल्दी से उसको खत्म करके आई स्विच्ड ऑन टू फिजिक्स। एंड देन मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन मिला कि नहीं चलो फिजिक्स तो ठीक हो गया है। फिर से आई स्विच्ड ऑन टू बायो एंड करते करते मतलब हो गया बस। राइट। तो आपको पता चल गया था कि मेरा इस बार हो जाएगा, आपके दिमाग में था या कंफ्यूजन था? कंफ्यूजन था मेरे को। बट हाँ, रात में जब मार्क्स टैली किए तब जाके आई वाज श्योर कि हाँ अब तो हो जाएगा। तो टैली करने पे कितने आ रहे थे? टैली करने पे मेरे 654 आ रहे थे, बट 10 मार्क्स OMR में लॉस हो गए। तो मेरे को ये भी काफी पता चला कि OMR का भी काफी वैल्यू होता है कि उसको देख के जितने अच्छे से, क्योंकि हुआ ये कि क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें OMR भरने में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जब हमारे 180 क्वेश्चंस आते थे तो वो थोड़ा इजी होता था OMR भरना, लेकिन मैंने क्वेश्चंस इंक्रीज किए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया OMR फिलिंग भी। अच्छा। तो ये था। तो जब आप मॉक टेस्ट देते थे उसमें तो प्रैक्टिस करते ही होंगे OMR फिलिंग, राइट? मैंने OMR प्रिंट करवाया था। अच्छा। मैंने 2 टेस्ट दिए भी तो OMR। बट देन मेरे को ऐसा लगने लगा कि ये क्या ही है फिल करना, इससे बढ़िया तो मेरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। राइट। देन आई लेफ्ट दैट। ओह अच्छा। तो आई थिंक OMR फिलिंग की एक प्रैक्टिस, एंड नॉट ओनली OMR, वो एक आप एनवायरनमेंट में टेस्ट देना ना, एग्जाम देना, जिसमें आपको पता चले कि नीट के एग्जाम के दिन आप कैसे फील करते हो। तो अभी जो हम नीट प्रेप की ऑफलाइन क्लासरूम टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स को उसी एनवायरनमेंट में एग्जाम दिलाते हैं, उसी टाइम पर एग्जाम देने जाते हैं। वो अपने सेंटर के बाहर आधा घंटा खड़े रहेंगे, सिर्फ पानी की बोतल अलाउड है अंदर, सामने वॉल पे हमने घड़ी लगा दी है। तो उसका हमारा पर्पस यही है कि स्टूडेंट को ना वो एनवायरनमेंट पता चल जाए जिसमें वो क्वेश्चन एग्जाम देने जाएगा, राइट?
एंड तब उसके लिए इजी हो जाता है जिस दिन नीट का एग्जाम होता है ना, तो उस दिन काफी इजी हो जाएगा क्योंकि आपने वो एनवायरनमेंट ऑलरेडी फेस किया है, तो आप कहीं ना कहीं रेडी है उस चीज के लिए। Exactly. ठीक है, तो अभी आपके 6:55 आप बोल रहे थे आने वाले थे, तो आपको लग रहा था कि वो OMR में, तो फिर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उसके बाद? पेरेंट्स का रिएक्शन तो मम्मी तो रो गई, पापा भी रो गए 6:55 सुन के, बट स्टिल पापा ने बोला अभी रुक जा, अभी ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, यू शुड बी रेडी फॉर योर बेस्ट एंड वर्स्ट। तो इस चीज के लिए पापा ने बोला। और फिर उसके बाद तो जब आया है रिजल्ट, तब तो पूरे सोसाइटी से, रिलेटिव से, घर, मतलब पापा तो स्पेशली मतलब थक नहीं रहे बोलते हुए कि मेरी बेटी का हो गया, वो भी सफदरजंग में हो गया। तो इट वाज अ ग्रेट। क्या ऑल इंडिया रैंक थी आपकी? 5741। 5741 थी। अच्छा, तो आपका सफदरजंग जो कॉलेज था वो फर्स्ट चॉइस थी? नहीं, मेरी फर्स्ट चॉइस यूज्ड टू बी मैमसी, बट फिर काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन मैमसी एंड वीएमसी। अच्छा। बट वही फिर फाइनली मैंने पीजी कोटा के लिए आई गिव प्रायोरिटी टू वीएमसी ओवर मैमसी। राइट। ठीक है। तो अभी तक की आपकी कॉलेज की जर्नी कैसी रही है? मतलब जो आप सोच के आए थे कि हाँ यार मेरा मेडिकल कॉलेज का सफर ऐसा होगा, मतलब वो फुलफिल हुआ है, वैसा ही था जैसा आपने सोचा था, या कोई ऐसा मिथ है जो बर्स्ट हुआ यहाँ आने के बाद? नहीं, इट वाज ऑल गुड। इट वाज ऑल गुड, या माय कॉलेज लाइफ, माय हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल अलॉट हो गया आपको? हाँ, हो गया। अच्छा, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स बताते हैं क्योंकि वो लोकल हैं तो उनको लेट नहीं होता है। एक्चुअली वीएमएमसी में ये भी एक बेनिफिट था। अच्छा। कि गर्ल्स को स्पेशली हॉस्टल भले ही दिल्ली की हैं, बट उनको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। अच्छा। तो वीएमएमसी का एक ये भी एडवांटेज था, तो आपने सोचा कि हाँ इसलिए भी वीएमएमसी के लिए जाना चाहिए। तो हॉस्टल लाइफ कैसी रही आपकी? मतलब बॉयज हॉस्टल की हमने बहुत कहानियां सुनी है और हमें पता है कि कितनी अलग लाइफ होती है। एज अ पर्सन भी आपको वो बहुत चेंज करती है क्योंकि आप शायद बहुत सारी चीजें सीख के जाते हो, है ना। तो गर्ल्स हॉस्टल, कमिंग टू गर्ल्स हॉस्टल नाउ, कि क्या वो वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, आप लोग कैसे एंजॉय करते हो, एंड उस हॉस्टल लाइफ ने आपको क्या लगता है अभी तक एज अ पर्सन कैसे चेंज किया? हॉस्टल लाइफ का सबसे अच्छा एक एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब व्हाट टू से खुद में रहता है, इंट्रोवर्ट है, तो मतलब हॉस्टल लाइफ से वो बच्चा एक्सट्रोवर्ट होगा ही होगा। अच्छा। ठीक है, वो ऐसी चीज़ों से एक्सपोज होगा कि वो एक ना एक टाइम के बाद हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग लोगों के साथ अडेप्ट कैसे करना है उसको, अपने एक इतने से जो घर में वो रह रहा है उसके बाहर अभी वो निकला है, नए नए लोगों से मिल रहा है, सबका अलग अलग नेचर है, अलग अलग लोगों को कैसे फेस करना है वो ये सीख रहा है। कई बार जो लोग अपने हैं, आपको लग रहा है कि वो अपने हैं बट एक्चुअली में वो नहीं होते, ये सारी चीजें फेस करना बड़ी बात होती है। मतलब ये भी खुद को कंट्रोल में रखना। कई लोग कुछ बहुत ज्यादा गलत चीजें भी हो रही हैं हॉस्टल में, उससे भी खुद को सेव करके रखना, खुद में कंट्रोल होना। बोलते हैं ना कि हमारा माइंड ही जो है हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, तो उसमें आपका एक पावर होना चाहिए कि अपने माइंड को कंट्रोल करके रखो। उसके अलावा पार्टीज है, दिन मतलब होती रहती हैं पार्टीज, तो बीइंग अ डे स्कॉलर नहीं एंजॉय कर पाओगे उतने पार्टीज को। हॉस्टल में आके सारी चीज़ें बढ़िया हैं। उसके अलावा जैसे स्टडी का है, तो स्टडी का भी मेरे को काफ़ी ये लगता है कि अगर आप 3-4 बच्चे बैठ के MBBS की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सा लगता है। अच्छा। क्योंकि तुमने मान लो एक यूनिट भी पढ़ा है, उस यूनिट में देयर वुड बी आई गेस 800 to 900 पेजेस, और मान लो तुम अभी पढ़ भी रहे हो, यू आर स्टडिंग फॉर 2-3 days भी अगर तुम पढ़ रहे हो, तो बीच में पढ़ते पढ़ते कोई इंसान कुछ बोल देता है, मतलब कोई एक लाइन उसने बोल दी, कोई एक लाइन उसने बोल दी, किसी टॉपिक से वो क्वेश्चन उठा के ले आया कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, तो वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में जाती हैं और अच्छे से रिटेन होती हैं। तो स्टडी का भी काफ़ी यूजफुलनेस लगती है। नहीं तो अगर कोई बच्चा अकेले बैठ के घर में पढ़ रहा है वो 900 पेजेस, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे निकलती जाती है माइंड से, और उतना फ्रूटफुल स्टडी मतलब मेरे को एज अ पर्सनली लगा थोड़ी ग्रुप स्टडी करने में आई थिंक इजी हो जाता है, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर एक चीज़ तुम्हें नहीं समझा रही हो, तुम्हारा फ्रेंड समझा देगा। राइट। तो ये सब एडवांटेजेस आपको लगे हॉस्टल लाइफ के। उसके अलावा घूमने वगैरह का तो है ही जो भी। आपको क्या लगता है कि आपको एज अ पर्सन हॉस्टल ने अभी तक कितना चेंज किया? कोई चेंज आया है, मतलब आप फील करते हैं खुद में? या
तो वो क्या चेंज है अगर उसको डिस्क्राइब करें? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो मतलब जैसे नीट से अभी हम लोग आए हैं, तो अभी जो हमारा हॉस्टल से पहले वाला फेज है वो थोड़ा डिप्रेसिंग सा ही लगता है कि डिप्रेसिंग, घर पे बैठ के ड्रॉप ईयर था, वो पढ़े जा रहे हैं। तो अभी उस फेज से थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि आज तक उस फेज से नहीं निकल रहा है। तो उसका जो पोस्ट नीट एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो ऐसा लग रहा है आज तक थोड़ी बहुत चल ही रही है। अच्छा। और हॉस्टल में आ गए तो थोड़ी ज्यादा ही चल रही है। बाकी मैंने ये देखा है कि पहले इतना ज़्यादा लोगों से मेरा भी जो मैंने चीज़ बोली कि यू हैव वेराइटी ऑफ पीपल, उनसे तुम्हें अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, बाकी तुम्हें जज करना है कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए सही नहीं है, कौन तुम्हारे लिए रियली स्पेशल है, कौन नहीं है। तो ये सारी चीजें आई गेस पहले नहीं पता थी मुझे इतनी, क्योंकि आई वाज इन अ डब्बा, लेकिन अब आई नो दैट दोस थिंग्स। राइट। एक और क्वेश्चन आपने क्योंकि पॉइंट बोला कि जब आप ड्रॉप करते हो तो काफी सारे चैलेंजेस फेस करते हो ना, तो जब आपने ड्रॉप किया, पहली बार ड्रॉप किया, फिर दोबारा से करना पड़ा, उस टाइम पे आपने कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए या ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब आपको लगता होगा यार मैं क्यों कर रही हूँ, मैं छोड़ देती हूँ सब, है ना, कि आप डाउन चले जाते हो, तो वहां से कैसे पिकअप किया? ऐसे मोमेंट्स थे वैसे जब आपको लगा कि नहीं होगा? जब मेरे 579 स्कोर आया था, उसके बाद वो सब जब डेंटल वगैरह का सीन खत्म हो गया कि अब वो तो नहीं करना, दोबारा से ड्रॉप ही करना है, तो स्टार्टिंग में तो आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट 1 मंथ ऐसा होता था कि मैं ऐसे पढ़ रही होती थी एंड आंसू बस ऐसे बुक पे जाके गिर रहे हैं, ये हालत होती थी। एंड पापा देख देख के लोग ऐसे हो रहे होते थे कि क्यों ही हमने दोबारा ड्रॉप करवा दिया, इससे अच्छा तो डेंटल में एडमिशन करवा लेते। ठीक है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब जब डिसीजन ले लिया है तो करो इसको अच्छे से। तो वो एक वहाँ से ये वाला डिप्रेशन था कि वो 579 क्यों रह गए, थोड़ा सा और बढ़ जाता। उसके अलावा थोड़ा फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी आ गए थे। अच्छा। क्योंकि आई थिंक आप इतना टाइम एक ही जगह पे बैठे हुए हो, कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हो, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं आपको। तो उसके लिए माय पेरेंट्स मतलब ज़बरदस्ती उन्होंने एक दिन में ऑलमोस्ट 1 घंटा मेरे को पार्क में ले जाना शुरू किया। मम्मा सुबह सुबह लेके जाती थी मुझे। पापा यूज्ड टू कीप मी अवे फ्रॉम ऑल द जंक फूड्स और जूस पे रखते थे। तो ये सारे मतलब फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे साथ हमेशा से ही। एंड या दीज वर द ओनली चैलेंजेस। राइट। तो आपने अपने पेरेंट्स का रोल भी काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया। उनका कितना बड़ा रोल था, एंड नॉट ओनली एज अ पेरेंट बट एज अ मेंटोर आपकी सक्सेस में? आई वुड से पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे पास 70% पेरेंट्स का था। अच्छा। उसके अलावा 30% सपोर्ट जो है, आई हैड अ फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल, जिसने मेरे को मतलब पूरे नीट के जर्नी में जो फिजिक्स है ना, वो बहुत अच्छे से समझाई है। मतलब फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट उसका समझाया हुआ है मुझे। ठीक है। एंड दैट पर्सन वुड नेवर से कि ये क्वेश्चन मैंने तेरे को बताया तो था, मैं उससे 2 बार पूछूं, 3 बार पूछूं, दैट पर्सन वुड ऑलवेज हेल्प मी। तो ये भी मतलब अगर मेरी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो पाती तो नीट में ऑफ कोर्स सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो जहाँ तक पेरेंट्स का मेरे पास 70% सपोर्ट था इन मतलब मेंटेनिंग माय मेंटल हेल्थ टू फिजिकल हेल्थ टू ऑल माय मतलब टेकिंग केयर ऑफ फाइनेंशियली का भी ये नहीं। उसके अलावा जैसे रिलेटिव्स में कोई भी शादी वगैरह भी हो रही है तो जैसे कभी ऐसा होता है कि मम्मी ज़बरदस्ती नहीं चल ऐसे कैसे पढ़ती रहती है, पापा मुझसे नो, अगर उसको नहीं जाना वो पढ़ेगी, शी शुड स्टडी। राइट। तो काफ़ी सपोर्ट था। राइट। तो आई थिंक पूरा नीट की जर्नी में भी कहीं ना कहीं या तो पेरेंट्स हों या एक मेंटोर का होना बड़ा जरूरी है जो आपको गाइड करता रहे, मोटिवेट करता रहे। वो मेंटोर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपको कल का कोई फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बट उससे एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट रहता है कि हाँ हम लोग साथ में शायद कुछ ना कुछ सीख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथन हो रही है हमारी प्रिपरेशन, हमारा जो सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी है वो अच्छी हो रही है। राइट। ठीक है। तो आपकी हॉस्टल के अभी तक सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट क्या है? Okay, I would have to think that.
We are 3 friends. हाँ. I and the two that have अच्छा. come here, Shivani and Tuba. अच्छा. So हमारा एक So you group guys are है. best friends? Yeah, we are best ठीक friends. है. Our trio is famous in our batch. ठीक है. It's by TTS. Oh. Shintu and Shivani. Yeah, तो मतलब हमारा जो कभी कभी ऐसे बैठ के एक इमोशनल कनेक्शन वाले जो टॉक्स होते हैं ऐसे होते हैं कि बैठ गए बस, फिर वो 4 घंटा 5 घंटा चल रहा है एक दूसरे की कहानी, एंड कोई उसमें इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि रो रहा है अपनी कहानी बताते हुए। नाइस। तो वो वाली काफ़ी एक मतलब जो इमोशनल कनेक्शन बना है मेरा एक यहाँ पे जो लोग मिले हैं, राइट। तो आई वुड मतलब अप्रिशिएट दैट। राइट। उसके अलावा जैसे एग्जाम्स मैंने बताया प्रॉफ के पहले भी कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग सा वो सीन हो जाता है, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि हाँ हम अकेले नहीं है, मैं कर रही हूँ, ये भी तो कर रहे हैं मेरे साथ ये भी तो कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसा होता है उस टाइम भी थोड़ा पढ़ते पढ़ते ऐसा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हो जाता है, तो वी आर देयर फॉर ईच अदर हेल्प करने में। उसके अलावा सेवरल पार्टीज आर देयर। अभी लोहड़ी पार्टी हुई थी हमारे यहाँ, तो सारे फ्रेंड्स मिलके अच्छे से सेलिब्रेट किया, डांस किया या डांस तो नहीं हुआ हमारे यहाँ, उतना अरेंजमेंट इस बार नहीं हुआ था, बट यहाँ काफी सारी चीजें हुई हैं जिसमें डांस वगैरह भी हुआ है। राइट। तो आई थिंक आपका जो मेमोरेबल जर्नी रहा है अभी तक का, उसमें आपको जो बॉन्ड शेयर करने को मिला अपने फ्रेंड्स के साथ, वो काफी आप चेरिश करेंगे आई थिंक थ्रू योर एंटायर लाइफ। क्योंकि ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनाना वो भी 1 साल में थोड़ा इतना इजी नहीं है कि आपको वो ट्रू पीपल मिल जाए वहाँ पे, जो पीठ पीछे आपके कुछ नहीं है, जो है वो फेस पे ही है। ठीक है, चलो ऐसा ही रहे तो अच्छी बात है क्योंकि फ्रेंडशिप्स बनती और टूटती बहुत है, बट आई थिंक वो पार्ट एंड पार्सल भी है लाइफ का। ठीक है, तो अभी मतलब हाउ डज एन आइडियल डे इन द लाइफ ऑफ एन एमबीबीएस स्टूडेंट लुक लाइक? ओके, the day can be divided, days can be divided into 2 or 3 types. पहला डे आप ऐसे समझ सकते हो जब आप प्रॉफ से बहुत ज़्यादा दूर हो। अच्छा। प्रॉफ अभी आसपास नहीं है, आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। देन द डे लुक्स लाइक 8 बजे आपको उठना है, 4 बजे आपकी छुट्टी होनी है। हाँ। तो 8 बजे की क्लास आपको अटेंड करनी है। तो उसमें भी आई हैव टोल्ड यू देयर आर सेवरल काइंड ऑफ पीपल जो लेक्चर नहीं जाते हैं। तो उसमें 8 to 4 तो कॉलेज में निकल गया। ठीक है, तो आपको जब 8 बजे की क्लास अटेंड करनी है, कितने बजे उठते हो? ब्रेकफास्ट करके जाते हो रोज? नहीं, ब्रेकफास्ट रोज स्किप। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होता है। 8 से 9 क्लास के बाद 9 से पोस्टिंग स्टार्ट होती है हमारी। अच्छा। बट पोस्टिंग जो वर्ड है वो खुद में मतलब एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट की लाइफ में काफी उसका अजीब सा मीनिंग है, क्योंकि वो पोस्टिंग हमारी पोस्टिंग जैसी होती नहीं है। बस वहाँ पे जाके अटेंडेंस लगा के हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, तो आप थोड़ा बहुत 15-20 मिनट पढ़ के। अच्छा, ठीक है। तो वो जब आ गए तो तभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ, तो आप अपना स्केड्यूल बता रहे थे। तो 8 से 4 तो हमारी क्लासेस हो गई। उसके बाद 4 बजे से आके हॉस्टल में थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया। देन यू आर हैविंग स्नैक्स। अच्छा। उसके बाद दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया बाय चांस। अच्छा, गलती से हो गया तो ठीक है। अभी वी आर अवे फ्रॉम द प्रॉफ्स, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया। देन वही रात में खाना वाना खा के दोस्तों के साथ, मतलब इट्स फुल एंजॉयमेंट। प्रॉफ से अगर आप दूर हो, और वही अगर आप प्रॉफ के पास आ गए 1 महीने या 2 महीने पहले की अगर हम बात करें, तो भाई आप 8 से 4 कॉलेज जा रहे हो, उसके बाद 1 घंटा आके रेस्ट मिला है, उसके बाद यू आर इनटू द लाइब्रेरी स्टडिंग, फिर वो रात का 2 भी बज रहा है, 3 भी बज रहा है, 4 भी बज रहा है। अच्छा, तो मतलब ऐसा थोड़ा हमने अपना बना लिया कि जब एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। राइट। अभी वो चीज नहीं हो पा रही है कि हम पढ़ भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं साथ में। ठीक है। हाँ। तो क्योंकि आई थिंक ये समझना जरूरी है, लोगों का आइडिया ये रहता है कि यार एमबीबीएस शुरू हो गया है तो पहले तो पढ़ना ही था, अभी भी पढ़ना ही है, मतलब एमबीबीएस में आपको बस पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा आइडिया है ना? पढ़ना है, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी, क्योंकि उसके बिना तो काम चलना नहीं है। बट एटलीस्ट जब तुम्हारे पास टाइम है खुद में एंजॉय करने का, तो फुल एंजॉय करो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राइट। चलो सही है, नाइस। तो आपने घूमी हो आप दिल्ली 2 साल में जब से कॉलेज में आए हो, और बाहर के ट्रिप्स फैमिली के साथ गए थे। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ नहीं, फ्रेंड्स के साथ अभी कोई बाहर ठीक है। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? अभी पीजी का सोचा है, पीजी करना है, तो उसमें किस फील्ड में करना है, किस स्ट्रीम में, कुछ डिसाइड किया या अभी नहीं? सोचा है, मतलब मेडिसिन में थोड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा। या मेडिसिन में इंटरेस्ट है, बाकी रेडियो तो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। रेडियो एंड मेडिसिन प्रायोरिटी है। राइट।
तो जब आप पीजी का डिसीजन लेते हो, क्या फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं कि मैं इस स्ट्रीम के लिए जाती हूँ? क्योंकि कुछ स्ट्रीम्स हैं जो बहुत हेक्टिक है, राइट? जिसमें आपको पता है, जैसे सर्जरी हो गया, उसमें आपको पता है कि आपको कभी भी ड्यूटी आ सकती है, काफी हेक्टिक वर्क है। कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस है, आपको पता है कि मेरा कुछ 10 से 5-6 बजे तक की नौकरी है, उसके आसपास मैं फ्री हूँ। तो ये फैक्टर्स कितना ड्राइव करते हैं एक स्टूडेंट को चूज करने के लिए कि पीजी में क्या करना चाहिए? मेरा तो टोटली यही फैक्टर है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है मेरा। तभी आई हैव चूजन रेडियो, क्योंकि उसमें फिक्स्ड आवर्स होते हैं, बैठे बैठे आप अपना काम कर लो। बट हाँ, आजकल ये सुन के थोड़ा डर लग रहा है कि रेडियो वाले जो लोग होते हैं उनको कैंसर के चांसेस थोड़े ज्यादा है, एक्सपोजर उनको ज्यादा है। ये भी है। बाकी मेडिसिन में भी वैसा ही है कि हेक्टिक नहीं है उतना। बाकी गायनी हो गया, गायनी बहुत ज्यादा हेक्टिक है, ऑप्स इन गायनी। उसके अलावा सर्जरी भी बहुत हेक्टिक है। तो बाकी डर्मा भी अच्छा है, डर्मा भी आराम से निकल जाता है। राइट। डर्मा, रेडियो एंड मेडिसिन। राइट। तो वो फैक्टर्स हैं जो आपको डिसाइड करते हैं, एंड यू आर ऑप्टिंग फॉर अ प्रोफेशन जहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस रहे, जहाँ पे आप कल को अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाए एंड आपके पास अपने लिए भी टाइम हो, और आप जॉब भी कर रहे हो, राइट? ठीक है। तो ये तो हो गया पीजी का। आपने नीट क्लियर कर लिया थर्ड अटेम्प्ट में, राइट? आपका थर्ड अटेम्प्ट में आपने नीट एडमिशन ले लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ट्राई करते रहते हैं बट नीट का एग्जाम नहीं निकल पाता, राइट? तो हर साल 20 से 25 लाख स्टूडेंट नीट का एग्जाम लिखता है। हमें भी पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं। वो एक कौन सा फैक्टर होना चाहिए जब एक स्टूडेंट को पता चल जाना चाहिए कि यार मेरे से शायद नीट नहीं होगा एंड दिस इज नॉट द एंड, राइट? तो वो क्या होना चाहिए किसी स्टूडेंट के लिए? यार जब आप बार बार ट्राई दे रहे हो अपना, आप बार बार शुरू कर रहे हो, स्टार्ट से आप शुरू कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो आप अपनी पूरी जर्नी को। रीस्टार्ट करने के बाद भी जब आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि जो पहले आप गलतियां कर रहे थे आप वो चाह के भी नहीं सुधार पा रहे अब, ठीक है? जो आप पहले आपने सोचा था कि अब मैं इतना टाइम डिवोट करूंगा या करूंगी, वो नहीं कर पा रहे, वो मिस्टेक्स अवॉइड नहीं कर पा रहे, तो प्लीज उसी टाइम छोड़ दो। क्योंकि दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उन चीज़ों को इम्प्रूव करो या तो फिर वो छोड़ दो, उसके अलावा कहीं और ज्वाइन कर लो। क्योंकि नीट में ऐसे तो नहीं होगा कि आप कोई चीज़ इम्प्रूव नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हो और वैसे आपका हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेटर है कि नीट छोड़ दो। नीट तो सिर्फ सब कुछ है नहीं, यू कैन ऑप्ट फॉर सम इजी ऑप्शन, जैसे बीएससी वगैरह हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड। आजकल ऐसा तो है नहीं भाई, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो उस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अगर डॉक्टर बनना है, नीट क्लियर करना है, तब तो आपको जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपको मिस्टेक्स थी आपकी पहले जो आप करते थे उसको अवॉइड करो, और जितने अच्छे से रिवीजन वगैरह कर सको, टेस्ट दे सको, वो सारी चीज़ें अगर आप कर पा रहे हो तभी कंटिन्यू करो नीट के लिए। और अगर आप में उतना डेडिकेशन है कि हाँ हम ये कर लेंगे, तभी आप अपना नेक्स्ट ड्रॉप लो, नहीं तो मत लो। राइट, कुछ फायदा नहीं है मतलब देने के लिए। तो आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये उठाया कि नीट एंड नहीं है, राइट? मतलब बहुत सेवरल अदर स्ट्रीम्स हैं जो आप देख सकते हो, है ना? तो क्या क्या वो स्ट्रीम्स हैं? मतलब जैसे आपको डेंटल का आपका प्लान था बट आपने कहा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, तो डेंटल एक आई थिंक एक और फील्ड है जो स्टूडेंट्स ले सकते हैं, जो वो ऑप्ट कर सकते हैं कि हाँ यार चलो ठीक है, ये वाला भी एक फील्ड है। और ऐसे कौन से स्ट्रीम्स हैं जो स्टूडेंट्स जो बायो से 12th करते हैं वो जा सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है जो आपको लगता है? यू हैव नर्सिंग ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत कम रैंक में मिल जाता है। यू हैव फिजियोथेरेपी भी काफ़ी कम स्कोर में मिल जाएगा, और फिजियोथेरेपी का आजकल अगर अच्छा मतलब आप नाम बन गया है तो बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है फिजियोथेरेपी में भी। देन यू हैव माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी योर बीएससी लाइफ साइंसेज एंड दिस बीएससी फॉरेंसिक साइंस भी होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल तो फ्रीलांसिंग चल रहा है, यू कैन गो इनटू दैट। यूआई यूएक्स कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, यूजर टेस्टिंग कर लो, कंटेंट राइटिंग कर लो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे आप जा सकते हो। तो नीट इज रियली नॉट द एंड। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हमारे एज ग्रुप के बच्चे, हमारे स्कूल के जो फ्रीलांसिंग के अंदर घुस के इतना कमा रहे हैं, कभी कभी देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, काश घुस जाते उस फील्ड के अंदर। बट स्टिल वही वो आ जाता है कि अब वी आर इनटू हियर, और हम भी ऐसा नहीं है कोई छोटा काम कर रहे हैं, काम तो काफ़ी बड़ा है।
और इज्जत भी मिलने वाली है अच्छे से, पैसा भी एक टाइम के बाद अच्छे से मिलने वाला है, तो डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, टाइम लगेगा बट थिंग्स विल कम इनटू लाइन। राइट तो वो इम्पोर्टेंट यही है कि ऐसा नहीं है ये एंड है, और बहुत सारे इतने सारे स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं, दैट इज द एंड कमाना है, तो आपको बस अपना फोर्टे ढूंढना जरूरी है कि यार आई थिंक मे बी मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एंड मैं इसमें एक्सेल कर जाऊंगा, तो वहां से वो ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए। राइट ठीक है, तो आपने पॉइंट उठाया कि अर्निंग अभी नहीं है पर बाद में हो जाएगी, तो अगर हम समझना चाहें कि एक डॉक्टर की अर्निंग साइकिल कितनी होती है, वो कब कमाना शुरू करता है, कितना कमाना शुरू करता है, और वो साइकिल कहाँ तक जा सकती है? मेरे हिसाब से मैक्सिमम लिमिट तो कोई नहीं होगी उसमें, वो तो खैर आप कहीं भी जा सकते हो, बट कैसे कैसे अर्न करना शुरू करता है अगर आप वो बता पाए तो। ठीक है, ओके, सो सपोज तुमने 18 नहीं, सपोज तुमने 20 में नीट क्लियर कर लिया, अच्छा, एट द एज ऑफ 20, ठीक है, 20 में नीट क्लियर कर लिया, तो एट द एज ऑफ 25 तुम्हारा MBBS कंप्लीट होगा। MBBS कंप्लीट होगा तो दो ऑप्शन है, अगर तुम JR बन गए तो JR की हमारे कॉलेज में भी 1 लाख सैलरी है। अच्छा, तो JR अगर तुम बन गए तो इमीडिएटली मैंने MBBS कर लिया, उसके बाद मैं JR बन सकता हूँ? उसके लिए कोई एग्जाम नहीं लिखना मुझे? नहीं। अच्छा, आप JR बन गए तो JR में 1 लाख सैलरी होगी। उसके अलावा अगर आप नीट PG बन रहे हैं तो नीट PG करने के बाद अगर आपको PG आपका क्लियर हो गया है, उसके बाद आपको जो भी फील्ड मिलती है उसमें भी 1 लाख सैलरी है। PG कर लिया आपने, 3 साल की PG हो गई। PG के बाद फिर फर्दर एग्जाम्स वगैरह देंगे, तो उसमें फिर जो भी आपको MCH वगैरह करना है, अच्छा, तो उसमें फिर 2 साल और उसके साथ सीनियर रेसिडेंसी अगर आप करें तो सीनियर रेसिडेंसी में तो आई गेस 1.5 लाख समथिंग है हमारा कॉलेज जो प्रोवाइड करता है। तो यानी कि ये 27 की एज तक जब तक आप पहुंचोगे आपका ये 1.5 लाख तक 27 में तो PG कंप्लीट हुआ, ठीक है, 27-28 तक पहुंच जाएंगे करने शर्त ये है कि मतलब बहुत ज्यादा ड्रॉप्स वगैरह ना लगे नीट PG के लिए। तो 1 पॉइंट मतलब अगर नीट PG के लिए ड्रॉप भी लग रहे हैं और आप JR की तरह कंटिन्यू कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 लाख तो अर्न कर ही पाएंगे। तो 27-28 में 1.5 लाख हो गया है। उसके अलावा अब जब इतना हो गया है उसके बाद तो फिर अपनी क्लिनिक खोल लो, फिर तो पैसा ही पैसा है। राइट, ठीक है। तो आपका भी प्लान है अपना क्लिनिक खोलने का या कैसे, या हॉस्पिटल में काम करने का? प्लान है हॉस्पिटल में काम करने के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, स्टार्टअप का। अच्छा, तो आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? या अच्छा, किस चीज का स्टार्टअप? अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है क्योंकि अभी पैसा है नहीं। एक बार जब पैसा आ जाए तो आई विल श्योरली थिंक अबाउट दैट। राइट। तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप MBBS कर लिया है तो उसके बाद भी PG में डॉक्टर या आई थिंक उसके बाद भी आप किसी और फील्ड में जा सकते हो, वो सारी स्ट्रीम्स ओपन है। राइट, ठीक है। तो कई बच्चे तो इसलिए MBBS के बाद MBA भी कर लेते हैं फॉर देयर ओन स्टार्टअप। तो आई थिंक वो भी अच्छा एक ऑप्शन है कि आप MBBS के बाद भी MBA कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पूछते हैं कि यार फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए कैसे कैसे हम टाइम डिवाइड करें और कैसे कैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को फोकस करें। तो आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल द स्टूडेंट्स की जो भी इधर उधर के क्वेश्चंस वगैरह आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो तभी करो जब आपका 80% चीज़ें जिनसे आपका नीट क्लियर होता है वो चीज़ें अगर कंप्लीट हो गई हैं उसके बाद ही उन फर्दर चीज़ों पे जाओ। एंड ये जो 80% चीज़ें होती हैं ये होती हैं आपकी NCERT, बायो की तो बहुत ही ज़्यादा, उसके अलावा NCERT क्वेश्चंस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 to 15 ईयर्स, और जहाँ से भी आप वेल क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के जो भी आपके नोट्स जहाँ से आप पढ़ रहे हो उन नोट्स की फॉर मल्टीपल रिविजन। ये आपका 80% पूरा स्कोर डिफाइन करता है आपके नीट का। उसके अलावा अगर ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तभी आप किसी दूसरे जैसे मॉड्यूल वगैरह पे स्विच कर जाते हैं बच्चे। आकाश LN की मॉड्यूल्स हो गई या फिर कोई फर्दर बुक्स हो गए उस पर स्विच करें। उसके अलावा बात रही सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी की, तो फॉर बायो आई विल से कि बायो में जितना ज़्यादा हो सके उतनी NCERT की रीडिंग करनी है। आई रिमेम्बर मेरा शायद नीट से पहले हर एक चैप्टर का 15 to 18 टाइम्स रीडिंग हुई थी, तब जाके ऐसा हुआ था, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि सोते टाइम भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उसका आंसर पता हो, तब जाके वाला सीन आया था। अभी क्योंकि काफ़ी बच्चों से बात करती हूँ तो बोलते हैं कि हो ही नहीं रहा, बायो याद ही नहीं रहती, और पूछो कितने बार बायो पढ़ी है तो बोलते हैं 2 बार पढ़ ली।
2 बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहेगा ना, एटलीस्ट 15 टाइम्स तो हो नीट से पहले। और वो वही मैंने बोला कि आपको ऐसा नहीं है एक चैप्टर लेके बैठ गए उसको आप 3 घंटे तक खींच रहे हो, उसको 3 घंटे में तुम 2 बार पढ़ लो। तो मल्टीपल रिविजन दो। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बायो के लिए वो किसी भी NCERT बेस्ड बुक पे होनी चाहिए, लाइक NCERT एट ऑफ फिंगर टिप्स काफ़ी अच्छी बुक है इसके लिए। उसके अलावा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए वही है, टोटली अपने नोट्स को रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और NCERT के जो भी क्वेश्चंस हैं बैक एक्सरसाइज एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस वो सब अच्छे से सॉल्व करो। राइट, ठीक है। और एक एडवाइस जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी जो नीट के लिए भी करंटली तैयारी कर रहे हैं? एडवाइस तो यही है कि बहुत ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेस मत रहो। 3 महीने रह गए हैं, ठीक है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, लेकिन कोई भी ज़रूरत नहीं है डरने की। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है नीट। टफ हमें इसलिए लगता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा है और सीट कम है। अगर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। तुम अगर उन्हीं चीज़ों पे स्टिक करके उनको बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करो, जो चीज़ें तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NCERT के क्वेश्चंस हो गए इनसे बाहर ना जाओ, इन्हीं चीज़ों पे स्टिक करके इनको बार बार रिवाइज करो तो आराम से हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बता चुकी हूँ फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। इनफैक्ट हो सकता है कि ये नहीं हो पा रहा तो कोई और चीज़ आपकी इससे भी अच्छी हो जाए, उसमें आप इससे भी ज़्यादा एक्सेल कर जाओ। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी क्वालिटी कहाँ पर मैच करती है। तो ये था। और टेस्ट देना नहीं भूलो, जितने टेस्ट दे सकते हैं उतने टेस्ट दीजिए। इट कैन बी मोर देन 50, इट कैन बी मोर देन 80 टेस्ट रेगुलरली। 2 टेस्ट की फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा लो। राइट। और लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नीट के एग्जाम में बस 2 महीने जैसे रह गए हैं, तो स्टूडेंट्स को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए उन 2 महीने का? देखो, 2 मंथ स्ट्रैटेजी में मॉक टेस्ट तो भर के देने हैं, लेकिन आई वुड से कि जैसे आपका जो नीट से पहले वाला मंथ होगा ना, उस मंथ में टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर दी जाए और रिवीजन थोड़ी ज़्यादा कर दी जाए। उससे पहले वाला जो मंथ रहेगा उसी में, जैसे मई में एग्जाम है, तो आई विल सजेस्ट कि मार्च में तुम हर ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट दो। ठीक है, हर ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट दोगे, तुम्हारा 15 मॉक टेस्ट तो मार्च में ही खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा अप्रैल में मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम करके, मतलब वीक में 2 बार दे दो। रिवीजन ज्यादा कर दो, क्योंकि अब तुम नीट के करीब हो, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना बेटर रहेगा। और बाकी टेस्ट एनालिसिस मैंने बता ही दिया कि वो जितने अच्छे से कर सको, टॉपिक्स को साथ के साथ पढ़ के उतने अच्छे से करना चाहिए। या और हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ नहीं रहेगी तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आपने क्या क्या चीजें ऑप्ट की थी कि आपकी हेल्थ सही रहे? उसके लिए मेरी मम्मी एंड पापा वो रिस्पॉन्सिबल। मम्मी, वही मैंने बताया कि दिन में 1 घंटा पार्क ले जाके योगा वगैरह करते थे, मेडिटेशन कर लेते थे। एंड पापा ने वही जंक फूड्स को अवॉइड करके बिल्कुल खत्म करवा दिया। एंड जूस वगैरह पे ज्यादा, फ्रूट्स एंड जूस यही सब पे थोड़ा ज्यादा स्टिक रही थी। ठीक है। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, राइट? तो क्योंकि डिफरेंट भी हैं, एक में शायद रटना जरूरी है, एक में समझना जरूरी है, तो उनको आपने कैसे टैकल किया था? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? इनऑर्गेनिक के लिए मैंने 2 मंथ्स पहले, नीट से 2 मंथ्स पहले NCERT खोल के A4 साइज शीट पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अच्छा। जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स थे सबके लिए, कि मेरा एक चैप्टर जो है वो 2 पेजेस में खत्म हो गया था। और उसमें मतलब ऐसा था कि NCERT की एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई थी। ऐसे नोट्स थे मेरे कि NCERT मेरे को दोबारा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी एक बार पढ़ने के बाद। और उन्हीं पेजेस को मैं उन 2 मंथ में सोने से पहले हर रोज 1 पेज पढ़ के सो जाती थी। तो 2 मंथ्स वही पेजेस बार बार पढ़ते पढ़ते इनऑर्गेनिक मेरे को बिल्कुल याद हो गई थी। उन पेजेस में स्ट्रक्चर्स, फॉर्मूला सब कुछ लिखे हुए थे। तो इनऑर्गेनिक की तो ये स्ट्रैटेजी थी कि जितने बार मतलब रिवाइज कर सकोगे उतने अच्छे से याद होगा। और ऑर्गेनिक में ये चीज़ समझनी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि रिएक्शंस को रटने के बजाय उनको समझ के कौन सी चीज़ एलिमिनेट करनी है, कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कहाँ पे बॉन्ड बनाना है। अगर थोड़ा सा ये समझ के किया जाए तो रिएक्शन ज़्यादा ईजी लगेंगे एज कम्पेयर टू कि तुम बस बैठ के उसको रटने लग जाओ। राइट। तो वो चीज़ थोड़ी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो ये थी तहसीन हमारे साथ व्यूअर्स, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। इनकी जर्नी से आई थिंक जो क्रिटिकल टेक अवेज यही हैं कि एक तो टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्लासरूम एनवायरनमेंट में टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ जाए। एंड इतना नहीं है कि आपको नीट में जाने के बाद बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा MBBS ज्वाइन करने के बाद।
उसके पहले शायद ज़्यादा पढ़ना पड़े। तो एक स्ट्रैटेजी होना, एक स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप तहसीन से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उनको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ हम आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।